राकेश सर, ये स्थितियां डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। बार बार यही चीज तो निकल कर रही है कि लोकतंत्र अब समाप्त पे आया है। आज भी जो राजेश सर ने भी बात की, वो राहुल गांधी जी ने जो चीजें कही कि आप मतलब किस हद तक जा रहे हैं कि आप ऐसे एक मसले पर जिसका अधिकतम जुर्माना केवल 10,000 रुपए है, उस पर आप 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दें। विपक्ष के सारे जो भी, और चुनाव के बीच, चुनाव के चलते कितना दुरुपयोग कीजिएगा। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उस तोते को पिंजरे में कैद करने के लिए कहीं फटकार लगाना पड़ रही है, चेताना पड़ रहा है कि बाज आ जाइए वरना जो है कैद कर लिए जाएंगे। क्या कहिएगा राकेश सर? धन्यवाद संजीव जी। अभी जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी बादल जी ने अपनी बात में कहा कि इस देश की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो अब वो वाली नहीं है जो आज़ादी के बाद हमने तैयार की थी, और हम 77 साल बाद जिस मुकाम पर हैं वहां तक आते आते उनका बहुत ह्रास हुआ है, बहुत क्षीण हो गई हैं वो। और आज की स्थिति में तो ये हो गया है कि राजनीति का मतलब अदावत, राजनीति में सौजन्यता सिरे से नदारत हो गई है। जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की बात की गई है, सबकी अपनी लक्ष्मण रेखाएं थी, लेकिन सब एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे पूरा जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है वो न सिर्फ चरमरा गया है बल्कि अब उसका जो वजूद है वो सचमुच खतरे में है। हम देख रहे हैं कि हम 18वीं बार आम चुनाव में उतर रहे हैं इस देश में, लेकिन किन परिस्थितियों में उतर रहे हैं कि जहां देश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी दल जो है वो कह रहा है कि उसके पास, उसके खजाने में इतना पैसा नहीं है कि वो रेल का टिकट अपने नेताओं के लिए खरीद सके, अपने नेताओं को हवाई जहाज का टिकट दे सके, और उनके चुनाव के यात्राओं की व्यवस्था कर सके। जबकि दूसरी तरफ स्थिति ये है कि जो हमारा सत्ता पक्ष है, सत्तारूढ़ दल है, उसके खाते में अचानक 5 साल में 60 अरब का धन चंदे के जरिए इकट्ठा हो जाता है। तो ये यहाँ जो राजनीतिक समाजवाद है वो तो बचे ही नहीं, कोई बराबरी नहीं है। एक के पास 14.5 लाख रुपए बचे हैं और एक के पास 60 अरब रुपए बचे हैं। और वो भी कैसे बचे हैं कि आप देख रहे हैं कि तोता, मैना, केंचुआ, जितने भी जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को विद्रुप किया है, नए नए नाम जिनको दिए गए हैं, उन सबकी भूमिका की वजह से ये दुरावस्था पैदा हुई है। अन्यथा जैसे आपने कहा कि जब चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाती है तो क्या ही अच्छा हो कि ये सब जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, तोता मैना केंचुए का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इन पर भी रोक लगा दी जाए कि भाई 2.5 महीने आप भी शांत बैठिए, जो प्रकरण लंबित हैं उन्हें लंबित बना रहने दीजिए, जनादेश आ जाए उसके बाद आप अपनी कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि बिल्कुल चित्रकूटी दूध रोटी वाली बात है कि जो दूध रोटी दे रहा है उसको उसकी भाषा में बोलेंगे, वो जो बुलवाएगा वैसे बोलेंगे, वो जैसे नाच नचाएगा वैसे नाचेंगे। तो ये सब कठपुतलियां जब बन गई हैं तो ऐसे में हमारा जो आम चुनाव हो रहा है ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तरफ कोई बराबरी का मुकाबला नहीं है। अब न मूल्यों की बात है, न संसाधनों की बात है, न धन बल बाहुबल भुजबल की बात है। अब तो बात यह है, अदावत की बात है कि हमें किस एक तरह से आपको एक तो राजनीति से बेदखल तो करना ही है, संसद में भी घुसने से रोकना है। तो संसद में घुसने से रोकने के लिए ये कर दिया कि आपके पास चुनाव का खर्चा ही नहीं होगा तो आप कहाँ से चुनाव प्रचार करेंगे, आपके पास संसाधन ही नहीं होंगे। तो आम आदमी की जद से तो चुनाव पहले ही खींच लिया था। आम कार्यकर्ता, आम जनता का प्रतिनिधि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहे नहीं लड़ सकता, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि राजनीतिक दलों के हाथ से भी वो हक छीना जा रहा है। राजनीतिक दलों के खजानों पर या तो सीज आप उनको कर दो, या उनके ऊपर 100 से 125% तक जुर्माना ठोक दो और कहो कि लाओ 200 करोड़, और ना लाओ तो हमारे पास अधिकार है, हम सीधा खाते में से निकाल लेंगे, आप देखते बिल्कुल। रहिए। और ऐसा हुआ, 115 करोड़ रुपया कांग्रेस के खाते से ईडी ने निकाल लिया। तो निकाल लिया और सीज कर दिया उसको। जी। ये सरासर दादागिरी है। जबकि फ्रीज होना चाहिए था कौन सा रुपया, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, उससे अर्जित पैसा को सीज होना चाहिए था, उस पर सीज नहीं किया जा रहा है। न ईडी करेगी, न सुप्रीम कोर्ट करेगा, न संसद तो खैर अब काम कर ही नहीं रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हम जिस गति से, जिस गलत दिशा में बढ़ रहे हैं इस देश के लोकतंत्र को देकर के, वो बहुत दुखद है।
और उस पर कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगना चाहिए, चाहे वो जनता की ओर से लगे, चाहे समाज की ओर से लगे, चाहे राजनीतिक दलों की ओर से लगे। और ये कोशिशें बहुत क्षीण है। जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन राकेश जी, ये विपक्ष विहीन संसद या विपक्ष विहीन कोई भी हमारा संसदीय मंदिर, ये तो मतलब इतना घातक है, इतना हम जो बात हो रही है कि हम तानाशाही में जी रहे हैं, अघोषित तानाशाही अब घोषित हो जाएगी ऐसा माना जाए, हम उसी और लगभग पहुंच गए हैं। देखिए, ये बात 1975 में जब देश में आपातकाल लागू किया गया तब भी कही गई थी, लेकिन तब विपक्ष को 19 महीने के निरोध के बाद मुक्त कर दिया गया था। वो चुनाव मैदान में आए और जनादेश जो आएगा उसको तिरोधार किया जाएगा, और किया गया। जनता ने आपातकाल लगाने वालों को खारिज कर दिया। लेकिन जो लोग उस व्यवस्था के खिलाफ लड़े थे, जिन लोगों ने देश में समग्र क्रांतियां की थी, वो 2.5 साल में ही सत्ता से बाहर हो गए, और देश की जनता ने उन्हीं ताकतों को, उन्हीं राजनीतिक दलों को सत्ता सौंप दी जिन पर की तानाशाही का आरोप था। तो ये एक उदाहरण हमारे सामने है। दूसरा उदाहरण ये है कि 10 साल में हमारी जनता बार बार आपको अवसर दे रही है कि आप तानाशाही मुक्त लोकतंत्र की स्थापना करें, लेकिन यहाँ धर्मतंत्र की स्थापना हो रही है। लोकतंत्र की परवाह किसी को है ही नहीं। लोकतंत्र के मंदिर पर, नई संसद भवन पर जितना पैसा खर्च किया गया है, उससे ज्यादा पैसा राम मंदिर के नाम पर चंदा करके जुटा लिया। 9,000 करोड़ खर्च किया, उस पर 200 करोड़, तो बाकी पैसा कहाँ गया? तो ये जो जो कॉन्स्पिरेसिकल थ्योरियां हैं राजनीति में, जो पहले यूरोप में होती थी, हिंदुस्तान में इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक राजनीति कभी नहीं हुई। चाहे वो नेहरू का जमाना हो, चाहे वो हमारे समाजवादी जो लोहिया जी हैं उनका जमाना हो। अब लेकिन जिस ढंग से राजनीति हो रही है उसमें चौतरफा षड्यंत्र है, कहीं आप सुरक्षित नहीं है। दीवारों के कान, नाक, हाथ सब निकल आए हैं। तो ऐसे में तो बहुत खतरनाक स्थितियां हो गई हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले जो 2 महीने बच्चे हैं, चुनाव प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, नामांकन भी कई सीटों के लिए शुरू हो गया पहले चरण का। लेकिन जब जी। तक हम अंतिम चरण में पहुंचेंगे तब तक पता नहीं क्या क्या इस देश में होगा। लोग अंदर जाएंगे। अब जैसे अरविंद केजरीवाल बेचारा, उसके पीछे तो ईडी लगातार लगी हुई है, वो अदालतों में चक्कर काट रहा है कि बचाओ ही, चुनाव कर लेने दो, उसके बाद बुला लेना। लेकिन नहीं, साम दाम दंड भेद के ऊपर भी कोई विभेद है जिसे हमारे सत्तारूढ़ दल अदावत की राजनीति के चलते इस्तेमाल कर रहे हैं, और लगातार करते जा रहे हैं। उन पर कोई रोक नहीं। जी। राकेश सर, ये जो अब आज पेश करना पड़ा है एसबीआई को, सारा का सारा लेखा जोखा रखना पड़ा है सामने, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हम बात ही उस पर कर रहे हैं कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ रहा है, जो सारा का सारा ब्यौरा वित्त उन्होंने अपना एफिडेविट के साथ रख दिया है। अब लगता है कि ये मसला जैसे ही और ओपन अप होना ही है, अब लगता नहीं अब और छुप पाएगा, तो कठिनाई अब बढ़ने वाली है ऐसा मान लिया जाए। जो सरकार है, जो उसके मुखिया हैं, जिस तरीके से वो 400 पार के लिए संघर्षरत हैं और कुछ भी कर रहे हैं, जो हम देख रहा है, देश देख रहा है, क्या कहेंगे आप उस पे? क्या आपकी प्रतिक्रिया? संजीव जी, अभी देखिए, मिश्रा जी ने जो बात कही है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि इस देश में अगर अराजकता बढ़ रही है तो 1975 जैसा आंदोलन शुरू क्यों नहीं हो पाया पिछले 10 साल में? समग्र क्रांति की जो बात हमने 1975 के आपातकाल के बाद की थी, और देश में सत्ता और व्यवस्था का परिवर्तन किया था, वो 2014 से 2024 में हम आ गए हैं। इतना सब कुछ देख रहे हैं, इतनी अदावतें देख रहे हैं, इतना तानाशाही देख रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का मान मर्दन देख रहे हैं, उन्हें कठपुतली बनाते हुए और उनसे कठपुतली की तरह काम कराते हुए देख रहे हैं। लेकिन पूरा विपक्ष जनता को इन मुद्दों को लेकर आंदोलित नहीं कर पा रहा है। खासतौर पर अभी जैसे ईवीएम की बात हुई, ईवीएम को लेकर सबको शिकायत है। अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पे कहा था कि ये ईवीएम चोर है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चोर नहीं कहा, उन्होंने ईवीएम चोर है कहा। जब आप एक गठबंधन के मंच से ईवीएम को चोर कह रहे हैं, तो पूरे देश में ये आवाज एक साथ क्यों नहीं उठती? आप मतलब गुड़ भी खाना चाहते हैं और गुलगुलों से नैम भी करना चाहते हैं, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। आपको या तो ईवीएम को खारिज करना पड़ेगा और उसके लिए जनमत बनाना पड़ेगा, और या फिर आप जो व्यवस्था है उसको लेकर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। कि देखिए, इस देश में अभी जो नारा चल रहा है 400 पार 400 पार का, इस पर मैं लौट के आता हूँ।
अभी आनंद जी ने भी जब बात कही तो मुझे अहमद फराज याद आए। पहले मैं वो उनको अहमद फराज का जिक्र कर देता हूँ, उसके बाद प्लीज। अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। वो कहते जी। हैं कि मुंसिफ हो अगर तुम तो अ, कब इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, और मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। समस्या है कि 10 साल से आप कह रहे हैं कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस ने ये किया, 40 50 55 साल में देश का भट्टा बिठा दिया, सारे घोटाले कर दिया। अरे भाई तो जेलों में डाल दीजिए। लेकिन आप जेलों में डाल नहीं पा रहे हैं। आप ईडी और सीबीआई और दूसरी ऐसी संस्थाओं के जरिए कांग्रेस ही नहीं, समूचे विपक्ष के नेताओं को परेशान करना चाहते हैं। आप 18-18 घंटे उनसे पूछताछ करते हैं। आप उनको साल 2 साल जैसा भी कहा कि बिना चार्जशीट दिए जेलों में अंदर रखना चाहते हैं। तो ये जो बदनीयती है, इसके खिलाफ पहले तो जनमत बनाया जाना चाहिए था। और ये जनमत आज की तारीख तक, जबकि हम चुनाव में जा चुके हैं, देश के लिए का जो 18वां आम चुनाव है उसमें हमारा प्रवेश हो गया है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जनमत में वो तीव्रता मुझे नहीं दिखाई दे रही कि जो इस अव्यवस्था के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ, इस अराजकता के खिलाफ संगठित होकर ताल ठोक कर खड़ी हो। अभी लड़ाई तो लड़ी जा रही है, लेकिन ताले नहीं ठोकी गई हैं। ताल तो वही ठोक रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, 370 अकेले लाएंगे, बाकी हमारे दोस्त रहेंगे। तो 400 पार करना, मैंने शुरू में भी कहा, कोई बड़ा जादू नहीं है। 400 तो पार कांग्रेस ने 1985-84 के चुनाव में किए थे, 403 सीटें लाए थे। उन्होंने कोई मेरिकल करने का, ऐसे नारे सुंदर सुंदर देने के और मंदिर बनाने के और हिंदुत्व को संरक्षित करने की बातें नहीं की थी। तो 400 पार करना बहुत आसान काम है, लेकिन कठिन काम है जनता के टूटते हुए भरोसे को बरकरार रखना। अब क्योंकि सत्तारूढ़ दल तो खुद अपराधी है इस मामले में, तो ये विपक्ष की ड्यूटी होती है कि विपक्ष अभी भी, भले ही उसकी जेब में खरीदे में पैसे नहीं बचे हैं, उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन जो संसाधन है, जनता तो जनता पैसा थोड़ी मांग रही है आपसे। आप अब तो सोशल मीडिया है, दूसरे तमाम जरिए हैं जिनके जरिए जनमत बनाएं और जनता को बताएं कि देश में सब कुछ शुभ नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब हो रहा है। इससे लोकतंत्र ज्यादा दिन चलेगा नहीं। हो सकता है कि 2024 के बाद 2019 का चुनाव हम लोग न देखें। ऐसे जैसे शुरू में बादल जी ने कहा था कि इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। रूस में हम देख रहे हैं, हमारे पड़ोस में पुतिन साहब 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए, 87% वोट उनकी एमपी में आ गए हैं। तो यहाँ भी ये सब हो सकता है, क्योंकि ईवीएम अभी भी काम कर रही है। तो कुल मिला के स्थिति वही है कि स्थितियां बहुत जटिल हो गई हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब एक दूसरे के लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ चुके हैं, सब एक दूसरे में घुसपैठ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। जी राकेश सर, अगर आप कुछ कहना चाहें तो 30-40 सेकंड में आप अपना कोई एक नोट कोट हो तो आप बोल सकते हैं। आपको अगर अंतिम कुछ कहना हो, नहीं हाँ, तो मैं मैं समाप्त। सिर्फ इतना बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, मैं ये कहना चाहता था कि आनंद जी ने जो कहा कि सत्ता पक्ष डेस्परेट है, निश्चित तौर पर डेस्परेट है, लेकिन ये इस डेस्परेशन की वजह ये नहीं है कि वो सत्ता से हटा दिया जाएगा, इतनी ताकत विपक्ष में आ गई है। उसका डेस्परेशन का सिर्फ इतना डर है कि वो 400 ला करके जिस ढंग से देश को गढ़ना चाहता है, जिस ढंग से देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। सत्ता जाने का डर भारतीय जनता पार्टी को अभी इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी चारों जेबें भरी हुई हैं, उसके पास रुपए की कमी नहीं राकेश, है, अगर उसके सत्ता पास सत्ता झूठ सत्ता हाथों से चली गई तो नहीं बहुत है। ज्यादा मुश्किलें और अब होंगी। तो जो इतने काले हैं कि वो काले सब फिर वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। आपने जो कुछ किया है, आप जिस पे पर्दा डालते रहे हो, वो शायद छुप नहीं पाएगा। वो भले ही हम निश्चित तौर बात पर, करें तो वो लेकिन सबसे लेकिन बड़ा अभी भय, जो सबसे अंतर बड़ा है, डर तो अभी शायद अभी वही जो है। अंतर है, नहीं नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ संजीव जी। देखिए, सत्ता जाने की स्थितियां अभी बहुत कमजोर दिखाई दे रही, क्योंकि अंतर बहुत लंबा है। और ये बिल्कुल बिल्कुल। आंदोलन जो जो भारत जोड़ो यात्रा के 2 चरण हुए हैं, ये उस समग्र क्रांति के आंदोलन जैसे नहीं है जो जयप्रकाश नारायण ने सत्ता परिवर्तन के लिए की थी, जिसमें वो दौर युवकों अलग की था जो राकेश सर, सक्रिय वो दौर भागीदारी बिल्कुल, वो थी दौर ही अलग उनसे था थी, राकेश सर। वो वो उस तरीके का समाजवाद जब को तक जानने नहीं वाले होगा, लोग कितने तो बचे? आज जब तो तक पूंजीवादी सब वो कुछ जानने स्थितियां नहीं वाले। बनेंगी। नहीं, बहुत है, बहुत। नहीं, देश ऐसी में गुट्टी बहुत पिला लोग दी हैं, गई है राकेश सर, केवल ऐसी गुट्टी आंदोलित पिलाई है। अब करने युवाओं वालों की जरूरत युवाओं है। से बात करिए, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वो सुनना ही नहीं चाहते। उनके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है पिछले 10 सालों में कि उनको लगता है कि यही सब कुछ और इसके पीछे कुछ नहीं है।